अच्छा, ट्रांजिस्टर के बारे में हम लास्ट में पढ़ रहे थे ना। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर के बारे में हमने इनिशियली क्या पढ़ा था कि ये कितने सेमीकंडक्टर के मिलने से बनता है? 2 सेम बट 1 डिफरेंट देन दीज टू। और ये जो डिफरेंट सेमीकंडक्टर होता है ये दूसरे दो सेम सेमीकंडक्टर्स के दरमियान सैंडविच किए होते हैं। ठीक है, और कितने बैरियर बनते हैं? इसके 3 रीजन आ गए। और बैरियर कितने बनते हैं? 2 बैरियर होते हैं। और कितने सर्किट्स होते हैं इसके ट्रांजिस्टर के? 2 कंप्लीट सर्किट्स होते हैं। ठीक है, और हम इनपुट किस सर्किट को देते हैं? इनपुट किस सर्किट को देते हैं हम? फॉरवर्ड या रिवर्स को। 2 सर्किट्स होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस और एक होता है रिवर्स बायस। लेकिन फॉरवर्ड बायस को हम हमेशा क्या देते हैं? इनपुट सिग्नल। और रिवर्स बायस के अक्रॉस हम हमेशा क्या लेते हैं? आउटपुट। क्लियर है? और चूंकि हम आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल लेते हैं इसलिए आउटपुट सर्किट के अक्रॉस जो बैटरी होती है वो हाई वोल्टेज की कनेक्टेड होती है, जबकि इनपुट के अक्रॉस बैटरी लो वोल्टेज की कनेक्टेड होती है। क्लियर है? और 2 कंप्लीट सर्किट बनाने के लिए हम कोई भी एक टर्मिनल कॉमन लेते हैं और 3 टर्मिनल पड़े हुए, तो अगर तीनों में से कोई भी एक कॉमन ले सकते हैं तो इस कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे हम कितनी तरह के ट्रांजिस्टर डेवलप कर सकते हैं? 3 तरह के। हमने टर्मिनल कौन से पढ़े हुए? एक पढ़ा हुआ है बेस, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जिसमें बेस कॉमन हो, एक ये बना सकते। दूसरा एमिटर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और थर्ड वन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह के हम 3 वे से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को। ठीक है, और कैसे करेंगे? लेट्स सपोज कि हम डायग्राम अगर बनाना चाहें तो पहले मैं कहता हूं कि ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की हम अगर डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है कि ये इस तरह टी शेप्ड बेस हम बनाते हैं और इसके साथ एमिटर और कलेक्टर लगे होते हैं। ये हमारे पास क्या लगा होता है? एमिटर, और ये हमारे पास क्या लगा होता है? ऐसा ही होता है ना। अब हमने एक सर्किट ऐसा बनाना है जो इनपुट को शो करे और दूसरा सर्किट जो आउटपुट। लेकिन आउटपुट का भी टर्मिनल एक ही से कनेक्टेड होगा, बेस से, और इनपुट का भी बेस से, क्योंकि बेस हमने अभी कॉमन ले ली। अब लेट्स सपोज कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। आगे एनपीएन पीएनपी दोनों किस्म के हो सकते हैं, लेकिन सपोज ये एनपीएन है तो एनपीएन पी रीजन कहां है? दरमियान में। तो पी टू एन करंट जाएगा ना, तो एरो हेड किधर लगेगा? आउट आउट। तो ये लग गया मीटर के साथ एरो हेड, तो ये हो गया मीटर, ये हो गया क्लियर। अब हमने इसको सर्किट में चेंज करने, तो हम ये यहां से कोई इनपुट रेजिस्टर लगा लेते हैं और यहाँ हम कोई बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं और इसको किससे लाके मिला देते हैं? बेस को ग्राउंडेड कर देते हैं। ग्राउंडेड का मतलब ये नहीं होता कि ट्रांजिस्टर में से वायर निकाल के ग्राउंड के अंदर डालिए, ऐसा नहीं होता। ग्राउंडेड का मतलब होता है जीरो पोटेंशियल। वो ट्रांजिस्टर की जो ट्रांजिस्टर का एक तरह से बॉडी है उसके साथ वो वायर कनेक्टेड हो सकती है, ठीक है, बट हाई पोटेंशियल नहीं होती। अब देखो ये मैंने बनाया हुआ एनपीएन, और ये मैंने क्या कहा कि ये कौन सा सर्किट है? इनपुट। ये कौन सा सर्किट है? इनपुट। लेट्स सपोज इस बैटरी का नाम वीबी रख लेते हैं। अब इनपुट सर्किट के ग्रास हम इनपुट सिग्नल देते हैं ना, तो इस इनपुट सर्किट का फॉरवर्ड बायस होना जरूरी है, तभी तो बैरियर छूटेगा और सिग्नल आगे जाएगा। अब फॉरवर्ड बायस के लिए बताओ, बेस के साथ में इधर पॉजिटिव टर्मिनल रखूं या नेगेटिव?
क्योंकि ये NPN है तो बेस P रीजन है, तो इट मींस लाजमी इसके साथ कौन सा, और ये N है तो N के साथ नेगेटिव। तो ये हमारे पास आ गया इनपुट सर्किट। अब ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल हमने इनपुट यहां से देना है, लाइक हम कोई भी सिग्नल देते हैं हेलो, तो वो सिग्नल के इनपुट सर्किट को हमने दिया, आगे अब आउटपुट सर्किट लगेगा जो एम्पलीफाई करके, लाइक स्पीकर से जब आवाज निकलती है एम्पलीफाइड साउंड होती है, वो हमें आउटपुट सर्किट से मिलती है। अब आउटपुट सर्किट ये हमारे पास कलेक्टर टू बेस, तो कलेक्टर टू बेस अगर हमने आउटपुट सर्किट बनाने हैं तो यहां रेजिस्टर लगेगी लोड या आउटपुट, ठीक है, और इसके साथ बैटरी कौन सी लगानी है, हाई वोल्टेज बैटरी। लेकिन ये सर्किट बनाना कैसे है, रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस बनाने के लिए सोचो NPN कलेक्टर कौन से है, N नेगेटिव टाइप, तो इसको रिवर्स बायस बनाने के लिए साथ क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव। इट मींस ये बैटरी के किस टर्मिनल से लगा होगा, पॉजिटिव, और ये दूसरा किससे लगा होगा, और ये आकर बेस से कनेक्ट। ये हमारे पास कौन सा सर्किट आ गया, रिवर्स बायस, आउट, ये कौन सा आ गया, आउटपुट। लेकिन ये आउटपुट हमेशा रिवर्स बायस होता है और इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बायस। ये हमारे पास आ गई की सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कौन चीज कॉमन यूज, और ये बेस, के बेस इनपुट में भी यूज हो रही है और ये बेस आउटपुट, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सेकंड लूं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको मैं कैसे डिजाइन करूंगा, अब एमिटर को क्या रखना पड़ेगा, कॉमन, एमिटर को कॉमन रखना पड़ेगा। एमिटर मतलब बेस की जगह होगा, ठीक है, और एमिटर बेस से भी कनेक्टेड होगा और एमिटर कलेक्टर से भी कनेक्टेड होगा। क्लियर है, बात समझ गए। और अगर मैं कॉमन कलेक्टर रखूं तो कलेक्टर बेस की जगह समझ लो कि वो कलेक्टर बेस से भी कनेक्टेड होगा और वही कलेक्टर एमिटर से भी कनेक्टेड होगा। लेकिन चूंकि ये आपकी बुक में नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप इसी तरह बना सकते हैं खुद अगर बनाना चाहें। जिस तरह ये मैंने अभी बेस कॉमन रखी है, तो बेस कलेक्टर के साथ और बेस एमिटर के साथ, इसी तरह आप एमिटर रखोगे कॉमन, तो एमिटर कलेक्टर के साथ भी और एमिटर बेस के साथ भी कनेक्ट होगा। बाकी कॉन्फ़िगरेशन वही है, सिर्फ कॉमन कलेक्टर में थोड़ा सा जाके वहां से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस बात को, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम कॉमन कलेक्टर रखते हैं, इनपुट सर्किट को हम फॉरवर्ड बायस बनाते हैं, उसमें कलेक्टर आ रहे होते हैं, आउटपुट को हम रिवर्स बायस बनाते हैं, उसमें एमिटर आ रहे होते हैं, एमिटर और कलेक्टर आ रहे होते हैं। वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम चूंकि ये पढ़ते हैं कि हमेशा बेस टू एमिटर फॉरवर्ड बायस होता है ट्रांजिस्टर, चाहे जो मर्जी कॉन्फ़िगरेशन, बट वहां हमें ऐसे नजर आ रहे होते जैसे एमिटर और कलेक्टर रिवर्स बायस है, बेस और कलेक्टर फॉरवर्ड बायस है, तो वहां कंफ्यूज हो जाता है। बट आप जब उसे गौर से देखोगे तो आपको बेस और एमिटर फॉरवर्ड बायस ही नजर आए। बात समझ कि एमिटर का जो टर्मिनल जो रीजन है सेम टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। अगर एन टाइप एमिटर है तो आगे नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, पी टाइप है तो पॉजिटिव से, और बेस तो ऑलरेडी इनपुट सर्किट में आ गया, वो तो फॉरवर्ड बायस है। बट ये दोनों इलादा से फॉरवर्ड बायस ही होंगे, बट सर्किट चूंकि बेस इनपुट में आ रही है, एमिटर आउटपुट में आ रहा है, एज ए नेट एमिटर कलेक्टर रिवर्स बायस सर्किट होगा और बेस कलेक्टर फॉरवर्ड बायस। बट एमिटर टू बेस क्या होगी, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। जो हमने पहले दो रूल पढ़े थे कि हमेशा एमिटर टू बेस क्या होता है, फॉरवर्ड, और कलेक्टर टू बेस क्या होता है, ये कलेक्टर टू एमिटर क्या होता है, रिवर्स, ठीक है। तो ये दोनों एप्लीकेबल रहेंगे हर तरह की कॉन्फ़िगरेशन में, तीनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपकी बुक की तरफ। तो अब हम ये देखते हैं कि करंट कैसे फ्लो करेगा। आपकी बुक में उन्होंने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बनाई है और एनपीएन ट्रांजिस्टर की इन्होंने भी बनाई है। ये मैंने भी एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाकर आपको बता दिया, एनपीएन, ठीक है।
अब कॉन्फ़िगरेशन बाकी दो भी आप इस तरह बना सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी बुक में ये लिमिटेड है एनपीएन ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर और कॉमन बेस, वैसे यूज मोस्टली कौन सा होता है एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर यूज होता है मोस्ट एज एम्पलीफायर, बट आपकी बुक में चूंकि उन्होंने एनपीएन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर को डिस्कस किया हुआ है तो हम उसी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम अब सर्किट डायग्राम हमें पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया ट्रांजिस्टर होता क्या है, ट्रांजिस्टर को यूज किस लिए करेंगे और सर्किट में वो कैसे कनेक्टेड होगा। तीन डिफरेंट वे से कनेक्टेड हो सकते हैं, तीनों हमने देख ली। अगली बात क्या है, जब ये कनेक्शन होंगे करंट कैसे फ्लो करेगा, सबसे मुश्किल काम ये कि करंट कैसे फ्लो करेगा और कब फ्लो करेगा कब नहीं करेगा, क्या कंडीशंस होंगी करंट के फ्लो करने की। क्लियर? तो अब आ जाते हैं कि इनपुट सर्किट में कैसे करंट एस्टेब्लिश होगा और एट ए सेम टाइम आउटपुट सर्किट में वो सिग्नल कैसे पहुंचेगा। मसला तो ये है ना, देखो लेट्स सपोज हमने सिग्नल दिया है सर्किट को, हकीकत में ये डायग्राम नहीं होती, ठीक है, डायग्राम थोड़ी सी इससे डिफरेंट होगी, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, अभी आप सिर्फ माइंड में ये रख लें। लेट्स सपोज हमने इनपुट सिग्नल इसको दिया, इनपुट सिग्नल यहां दिया, तो हमें ऐसे लगना चाहिए कि इनपुट सिग्नल ये करंट आया और ये यहां सर्कुलेट कर, ठीक है, तो वो सिग्नल यहां कैसे पहुंच गया, क्या आउटपुट जो हमारे पास सर्किट है ये तो रिवर्स बायस का बैरियर तो और बहुत हेवी है, वो बैरियर तो नहीं टूटा ना, इनपुट सर्किट का बैरियर टूटा, आउटपुट का बैरियर वहीं का वहीं है, तो फिर आउटपुट में ये सिग्नल कैसे सर्कुलेट कर गया, करंट कैसे फ्लो कर गया और इतना एम्पलीफाइड हो गया। एम्पलीफाइड तो चलो ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है, बट करंट फ्लो करेगा तो बैटरी कुछ काम करेगी ना, करंट ही फ्लो ना करे तो बैटरी किस काम। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, चूंकि बेस टू कलेक्टर बैरियर क्या बन रहा है, बेस और कलेक्टर का आपस में रिवर्स बायस बहुत ज्यादा, लेकिन बेस टू एमिटर बैरियर क्या बन रहा है, बेस टू एमिटर यहां जो बैरियर है, लेट्स सपोज ये छोटी सी रेजिस्टेंस है इनपुट रेजिस्टेंस एमिटर और बेस के साथ, ये बैरियर है, दूसरी डायग्राम अपने माइंड में, अब ये टूट जाएगा थोड़ी सी वोल्टेज पे, अगर ये सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट पे ये टूट जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगा, लेकिन जो हमारे पास बेस टू कलेक्टर जंक्शन है ये क्या है, रिवर्स बायस, और इसकी रेजिस्टेंस तो बहुत हाई है, ये तो नहीं टूटेगा ना क्योंकि है रिवर्स बायस, तो फिर इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, ये चीज हमने देखनी, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा आप दूसरे वैसे अपने माइंड में बना दो तो ज्यादा बेस्ट है। लेट्स सपोज ये आपके पास आ गया जी एक रीजन, ये कौन सा आ गया एमिटर, और एमिटर कौन सा रीजन एन, इसके साथ आगे क्या है बेस, बेस भी है ना, लेट्स सपोज कि ये आ गया बेस रीजन और ये कौन सा है पी, अब एन और पी के दरमियान यहां क्या बन जाएगा डिप्लीशन रीजन, और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये से मतलब ये डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। अब पी के साथ आगे क्या लगा हुआ है एन, कलेक्टर है ना, तो कलेक्टर कौन सा है एन, अब ये आ गया कलेक्टर, लेकिन ये रीजन कौन सा है एन टाइप, तो ये आ गया बेस पी टाइप एन टाइप, यहां आप इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे तो यहां भी क्या बन जाएगा डिप्लीशन, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एस्टेब्लिश होगा इसके ऑपोजिट, ठीक। अब ये जो डिप्लीशन रीजन है ये रिवर्स बायस है, ये बहुत हाई है, और ये फॉरवर्ड बायस, क्योंकि ये आगे बेस, बेस एमिटर क्या है फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर क्या है रिवर्स बायस, ये बढ़ेगा और ये कम होकर डिप्लीट हो जाएगा। अब ये फॉरवर्ड बायस है, ये तो टूट जाएगा, बेस और एमिटर के दरमियान तो करंट फ्लो करेगा, बेस और एमिटर इन दोनों के दरमियान तो करंट फ्लो करेगा, बट कलेक्टर और
बेस के दरमियान ये रिवर्स बायस है, यहाँ कैसे करंट फ्लो करेगा? हाँ, ये तो बैरियर टूट जाएगा। अगर ये सिलिकॉन है सपोज तो 0.7 वोल्ट पे ये ब्रेक डाउन वोल्टेज पे खत्म, तो यहाँ तो करंट फ्लो कर सकते हैं। बट बेस बहुत थिन है और इसकी ड्यूटिंग भी बहुत स्मॉल है, ये भी बात अपने माइंड में रखना। तो क्या ये कैपेबिलिटी रखती है कि इतनी चार्जेस एट द सेम टाइम यहाँ से फ्लो करवा सके? नो। फिर क्या होगा? यहाँ बैरियर भी नहीं टूटा, फिर वो किधर जाएंगे? सोचने की बात है। वैसे आपसे मैं भी पूछता हूँ, अगर ना आए तो फिर आप अच्छा, अब अपने माइंड में आप सोचो, देखो इसमें कौन से चार्जेस मेजॉरिटी में? इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है ना? यस सर। अब देखो क्या इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा सकते हैं? नो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगती है? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बीइंग अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उन पे फोर्स मशीन किधर लगती है? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेस और एमिटर के दरमियान किधर है? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर एस्टैब्लिश है, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अब इधर नहीं लगेगी बट ऑपोजिट टू लगेगी इधर। ये आ गई इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। तो क्या ये बैरियर टूटे बिना इलेक्ट्रॉन आगे जा सकती? नो, क्योंकि ये फोर्स आगे जाने नहीं देगी। तो इसलिए सिग्नल के फ्लो के लिए इनपुट सर्किट का फॉरवर्ड बायस होना जरूरी है, क्योंकि बैरियर टूटेगा तो सिग्नल पास होगा, अदरवाइज सिग्नल जाएगा। लाइक आप यहां से माइक पे कह रहे हैं हेलो हेलो, आगे स्पीकर ही नहीं चल रही। बात समझ रहे हैं ना? क्यों नहीं चल रहे? कि अभी आपने बैटरी से वोल्टेज नहीं दी और उस वोल्टेज में इतना बैरियर तोड़ा नहीं, तो आपका सिग्नल आगे जा ही नहीं रहा। क्लियर है ना? तो आप इस इनपुट सिग्नल के लिए आगे जाने के लिए जरूरी है ये बैरियर टूटे। इस बैरियर के टूटने के लिए जरूरी है कि ये सर्किट कौन सा फॉरवर्ड। क्लियर? अब जो ये सर्किट टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेंगे? इधर होल मौजूद है, फौरन आगे रेस ही जाएंगे। इधर ये वाला रीजन कौन सा? नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे। यही बात है ना? सारे इलेक्ट्रॉन रेस इस रीजन में आ जाएंगे। अब इस रीजन में पहले क्या थी? मेजॉरिटी में होल, इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? माइनॉरिटी में थे। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में थे तो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन भी यहां आ गए, अब क्या मेजॉरिटी में हो गए? नो। इन इलेक्ट्रॉन का यहां आना ये बताता है कि तादाद ज्यादा होगी, लेकिन रीजन तो ये पी ही है ना, तो पी में हमेशा मेजॉरिटी में कौन होते हैं? पॉजिटिव मेजॉरिटी में कंसीडर की जाती है। इन इलेक्ट्रॉन्स का यहां आना ये बताता है तादाद ज्यादा होगी, लेकिन ये रीजन चेंज नहीं हुआ, ये पी। बात समझ? लेकिन अब इलेक्ट्रॉन सारे ये वाले भी यहां पहुंचे, तादाद तो बहुत ज्यादा होगी। सपोज पहले कोई 10,000 है, अब 1 ट्रिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तादाद ज्यादा होगी। अब इस बैरियर को देखो, इस बैरियर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किधर नजर आता है? N to P, इधर से तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स किधर लगेगी फिर बताओ जरा? P2 है। इट मींस इस बैरियर में इलेक्ट्रॉन का फोर्स इधर लगेगी। तो क्या इस बैरियर को तोड़ने की वैसे जरूरत है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए? हाँ, देखो ये इलेक्ट्रॉन सारे यहां से यहां पहुंचे। अगला बैरियर इस तरह एस्टेब्लिश है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह एस्टेब्लिश है कि फोर्स इलेक्ट्रॉन पे P2 लगी, और बैरियर टूटे बिना इलेक्ट्रॉन यहां इस बैरियर में से पेनिट्रेट कर सकते हैं, ये फोर्स इनको यहां से मूव करवा सकती है। तो क्या इस बैरियर को तोड़ने की जरूरत है? नहीं। ये बैरियर तो जितना स्ट्रांग होगा इतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्यों? ये बैरियर जितना स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा, इतनी इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन में, इतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस रीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इट मींस यहां इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहां जंप कर जाएंगे विदाउट ब्रेक डाउन ऑफ बैरियर, बैरियर के टूटे बिना, क्योंकि ये फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे लगी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑपोजिट रही है। लेकिन अगला क्वेश्चन ये आता है, चलो ये कोई इधर हमने पॉजिटिव बैटरी रखी हुई है हाई पोटेंशियल, ये सारे इलेक्ट्रॉन को खींचने की फोर्स भी दी है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, लेकिन इधर ये बैटरी भी तो पॉजिटिव है ना, क्या इधर से ये नीचे नहीं खींचेगी इलेक्ट्रॉन को? नहीं। हाँ, क्यों नहीं खींचेगी?
खींची थी, लेकिन इसकी वोल्टेज बहुत हाई है, बहुत कम फोर्स से खींची। ये बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी है, इसकी वोल्टेज बहुत स्मॉल है, कम फोर्स से खींची, इसकी वोल्टेज बहुत हाई है, ये लार्ज फोर्स से खींची, तो इलेक्ट्रॉन इधर फिर बहुत कम है, इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन बहुत कम। इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लीकेज, कि इधर आना नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सर्किट से हमारा कोई लेना देना, इधर जाना चाहिए आउटपुट सर्किट, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से लीक हो जाए, और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट इधर फ्लो करेगा इसको हम कहते हैं लीकेज करंट, करंट थ्रू द बेस आईबी। और यहां से जो करंट जा रहा है वो क्या है, एमीटर, एमीटर के थ्रू जो सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर, और ये जो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की भी डायरेक्शन बता दी, कन्वेंशनल डायरेक्शन ये नहीं, ये कौन सी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में भी करंट को भी बता कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो किए, इट मींस एमीटर के क्रॉस ये फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट किसकी वजह से हुआ, इन फ्लो की वजह से आईबी। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से लीक कर गए, तो उनकी वजह से जो करंट फ्लो हुआ वो आया आईबी, बाकी किधर चले गए सारे, कलेक्टर ने बाकियों को कलेक्ट कर लिया, क्योंकि हाई पोटेंशियल बैटरी है, ये खींच लेगी, तो बाकी करंट फिर किस में फ्लो करेगा, आईसी। बात समझिए, तो यहां से फिर हमें देख के क्या पता चलता है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको मैं बताता हूं। देखो सपोज करो ये आपके पास एमीटर है, ठीक है, और ये आपके पास बेस है, और ये आपके पास क्लियर। यहां से आप ये समझ लो वाटर मॉलिक्यूल है, और ये डैम है, डैम, और ये डैम को बंद किया हुआ है इस तरीके से, क्लियर। अब हम ये करते हैं कि इस डैम का ये जो गेट है इसको 0.7 वोल्ट, दैट इज ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर वोल्टेज देते हैं, और इसको तोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं, तोड़ने से ये सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, फ्लो, ये सारे मॉलिक्यूल वाटर के यूं फ्लो करेंगे, क्लियर। अब यहां आएंगे, देखो बेस का ये वाला जो रीजन है ये बहुत क्या है, थिन, ये बेस, और ये बेस का ये रीजन है बहुत थिन, और फ्लोइंग इतना हाई होगा कि इस थिन रीजन में से ये कितने चांसेस है इस पानी के कि ये नीचे जाए, बहुत थोड़े। ये तो आगे ये वाला रीजन लार्ज है, तो ये इन सबको कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो मोस्टली वाटर का फ्लो किधर जाएगा, कलेक्टर की तरफ, तो बेस में कितना जाएगा, कुछ थोड़ा सा पानी लीक यहाँ हो जाएगा। अब ये स्मॉल लीकेज है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल इधर जाएंगे तो वो आ गया लीकेज करंट, बट इन टर्म ऑफ पावर, और ये टोटल आ गया एमीटर का, एमीटर से टोटल मॉलिक्यूल फ्लो कर, बेस में थोड़े से जा रहे हैं क्योंकि बहुत स्मॉल रीजन है, और बाकी सारे किधर जा रहे हैं, कलेक्टर उनको कलेक्ट कर रहे हैं आईसी, क्लियर है। तो फिर दूसरे वे से हमें क्या मिला कि टोटल जो करंट फ्लो होगा यहाँ आई, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, आईबी, कुछ लीकेज करंट कुछ आगे किधर चला जाएगा, लेकिन आईबी बहुत स्मॉल, आईबी क्या है, बहुत स्मॉल। और आउटपुट करंट हम किसको मानते हैं यहाँ, आउटपुट करंट हम किसको मानते हैं यहाँ, आईसी को आउटपुट करंट मानते हैं। आईबी तो लीकेज करंट है, आईबी ये जो करंट हम देख रहे हैं ये लीकेज है, बट ये ना हो, अगर ये लीकेज ना हो तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, बट हमारे पास कोई चांस भी तो नहीं है कि हम 100% लीकेज को रोक सके, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि सर्किट तो है ना, तो कुछ ना कुछ लीकेज होती है। लेकिन आईसी जो हमारे पास है ये है आउटपुट करंट, आईसी कौन से आउटपुट करंट। अब जो हमारे पास गेन होता है, गेन आउटपुट जो गेन है, गेन ऑफ सिग्नल, गेन इन वोल्टेज, गेन इन करंट, गेन इन पावर, आउटपुट सिग्नल की पावर में गेन को हम ले सकते हैं कितना आउटपुट सिग्नल हाई, मतलब उसकी पावर कितनी ज्यादा, या
करंट की फॉर्म में ले सकते हैं कि इनपुट अगर हमने इतना करंट दिया आउटपुट में इतना मिला, गेन इन करंट, या वोल्टेज की फॉर्म में ले सकते हैं। बात समझ रहे ना कि इनपुट में हमने इतनी वोल्टेज का सिग्नल दिया, आउटपुट में हमें इतनी वोल्टेज का सिग्नल मिला। तो तीनों वे से हम गेन देख सकते हैं, गेन इन वोल्टेज, करंट और बोथ वोल्टेज एंड करंट का प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड पावर। ठीक, लेकिन अभी अगर हम देखें गेन इन करंट तो किसके इक्वल होता है? गेन इन करंट कि करंट में कितना इजाफा हुआ आउटपुट सर्किट में। ठीक है, अब देखो आउटपुट सर्किट में जो करंट है वो तो है आईसी, और कितना आईसी इनपुट करंट दैट इज आईबी से कितना ग्रेटर है, तो आईसी डिवाइडेड बाय आईबी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बीटा होता है। ये बीटा शो करता है गेन इन करंट, और बीटा की वैल्यू हंड्रेड्स में होती है। ठीक है, कि आउटपुट करंट हमारे इनपुट करंट से हंड्रेड्स टाइम्स ज्यादा होता है, लेकिन कुछ एम्पलीफायर ऐसे हैं जिनमें 1000 में भी चले जाते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है और मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है कि इनपुट सिग्नल से हमारा आउटपुट सिग्नल 1000 टाइम भी ग्रेटर हो सकते हैं। आप बहुत किसी माइक को बहुत ऐसा बोलते हो, ठीक है, लेकिन आगे एम्पलीफायर सर्किट ऐसे लगाया होता है कि वो पूरी आपकी जो मोहल्ला है सब लोग सुनते हैं, इतना एम्पलीफाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो कौन सा है? बीटा। बीटा टाइम्स हमारा आउटपुट करंट या आउटपुट सिग्नल इन टर्म ऑफ करंट इनपुट से बढ़ जाएगा। लाइक इनपुट आईबी तो आईसी कितना हो जाएगा फिर? आईबी इनटू बीटा, के इनपुट के बीटा टाइम्स हमारा आउटपुट सिग्नल इंक्रीज हो जाएगा हंड्रेड्स थाउजेंड्स टाइम। बट ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे आने वाली कि पावर कितनी, पावर में कितना गेन आएगा, करंट में कितना, वोल्टेज में कितना गेन आएगा। यहाँ इस सर्किट में तो आईबी है, देखो यहाँ सर्किट में कौन सा करंट सर्कुलेट करेगा? आईबी। बात समझ गए ना? इनपुट सर्किट तो बाकी तो आउटपुट है इनपुट। अच्छा एक और बात यहाँ मजे की आती है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि देखो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, लेट्स सपोज 1 ट्रिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेट्स यहां से आगे, उसमें से कुछ लीक भी हो गए, उसमें से कुछ लीक हो गए, लेट्स सपोज 10,000 लीक हो गए जो आईबी की फॉर्म में बेस से चले, बाकी जो बचे वो आगे कलेक्टर पे गए। फिर कलेक्टर का करंट इतना हाई क्यों हो गया? हाँ सर की डायरेक्शन आपने कैसे बताई? डायरेक्शन इन टर्म आपने इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन बताई ना, इलेक्ट्रॉन वो कन्वेंशनल डायरेक्शन। बात समझ रहे ना? इस चीज को समझो अगेन में जो अभी क्वेश्चन रिपीट किया, क्या आईबी से लाइक यहां से कुछ वाटर जा रहा है, उस वाटर में से कुछ यहां से लीक भी हो गया, उसके बाद जो बचा वो आगे आईसी में जा रहा है, फिर आईसी इतना हाई कैसे हो? हाँ सवाल तो है वैसे कि जा इधर इमिटर से कितना रहा है ये वाटर टोटल, उसमें से कुछ आईबी में से लीक भी हो, हाँ लीकेज, जो बचा वो आगे आईसी में गया, फिर आईसी इतना हाई कैसे हो? यार कैरियर की मैं बात कर रहा हूँ, बैटरी तो एनर्जी देखिए, कैरियर एन टाइप जो कलेक्टर है वो क्या करेगा जी? एन टाइप मतलब एन टाइप रीजन क्या है? मॉडरेट डूपिंग उसकी होती है, वो इसमें अपने इलेक्ट्रॉन भी तो है ना, बात समझ रहे ना? लेट्स सपोज यहां से 1 ट्रिलियन जा रहे हैं, तो इस एन में कोई अपने भी है, इसके हाफ है या ऑलमोस्ट इसके 80 टाइम्स इसके पास भी कैरियर है, तो ये सारी जब मिलेंगे तो नेट कितने बन जाएंगे? बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जिनको ये बैटरी फिर सर्कुलेट करवाए तो करंट फिर इतनी अमाउंट में बढ़ेगा। इसको दूसरे लफ्जों में ये समझो कि यहां से हमारे पास वाटर जा रहा है, कोई 1000 kg वाटर फ्लो कर, इसमें से 100 kg यहां से लीक हो गया, कितना बचा? 9,900 kg, ये 10,000 kg का 9,900 kg बच गए। लेकिन कलेक्टर में सपोज करो यहाँ एक और हमने यहाँ सोर्स रखा हुआ है जहां से वाटर आ रहा है,
तो ये वाटर प्लस ये जो ऐड हो रहा है ये सारा यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो नेट क्या होगा, बहुत हाई हो जाएगा। यही चीज है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कुछ लीक हो जाएंगे, कुछ यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन ऑलरेडी कलेक्टर है इसका भी ये एन रीजन और यहाँ एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है ऑलरेडी एन टाइप रीजन। तो ये सारे जब मिलेंगे तो नेट चार्ज के लिए क्या हो जाएंगे, बहुत हाई, और वो जब सर्कुलेट करेंगे तो आउटपुट करंट कितना होगा, एज कंपेयर टू इनपुट हंड्रेड्स और थाउजेंड टाइम बढ़ जाए। क्लियर है? तो कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि इसको हम एम्पलीफायर सर्किट के तौर पे कैसे यूज करें। क्लियर? तो आज के लिए